Hello students, welcome back in HOT 111 Fundamentals of Horticulture, Lecture 21 Unfruitfulness. In this lecture, I will cover what is unfruitfulness and related terms like fruit setting, fruitfulness, infertility, etc. Then causes of unfruitfulness like internal or external factors. Then steps to overcome the problems of unfruitfulness. Let's start this topic. अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है? अफलन, हिंदी में अफलत भी बोल देते हैं। ठीक, कि फल का न लगना। नॉट ऑल फ्रूट ट्री इन एन ऑर्चार्ड बियर फ्रूट इक्वली और रेगुलरली and sometimes do not bear flowers and fruits under similar condition where a tree is bearing heavily. एक ऑर्चार्ड, एक बाग के अंदर बहुत से फल वृक्ष लगे हुए रहते हैं। उनमें से क्या होता है कि वो सारे के सारे एक जैसा फलन दें, इक्वली फलन हो उनके अंदर, या फिर उनमें रेगुलरली फलन हो, मतलब नियमित कह लो कि हर साल उसमें फलन हो। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता कहने का मतलब। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सेम एनवायरमेंटल कंडीशन, सेम उसको सभी कंडीशंस मिली हुई हैं, सोयल कंडीशन भी सेम है, मतलब एक ही बाग के अंदर फल वृक्ष लगे हुए हैं। उनमें से कुछ भाग फल वृक्ष के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लोवरिंग हो रही होती है। ठीक है, पुष्प, बहुत ज़्यादा पुष्प लगे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें क्रॉप लगी हुई होती है, फल आ रहे होते हैं। और दूसरी साइड उसी दूसरे पौधे के ऊपर या तो फूल भी नहीं बनते, ना ही उसके ऊपर फलन होता है, ना ही उस पर फल बनते हैं। दिस फेलियर टू बियर फ्रूट कैन बी कॉल्ड अनफ्रूटफुल। और इस प्रकार जो फलन के अंदर, फल न लगने के अंदर, यानी कि फल लगने के अंदर असफलता, मतलब फल न लग पाना, वो अफलन कहलाता है। कि भी पौधे के ऊपर एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर फलन न होना अफलन कहलाता है। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अनफ्रूटफुल इन ऑर्चार्ड इट इज़ नेसेसरी टू बी फैमिलियर विद द फ्लोइंग वर्ड्स। मतलब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए अपने कुछ शब्दों को जानने की आवश्यकता है। कि जैसे फ्रूट सेटिंग क्या होती है। पहले तो फ्रूट सेटिंग मतलब फल स्थापन कह लो, फल का लगना कह लो। ठीक है, इट इज रेफर्स टू द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द ओवेरी एंड इट्स एसोसिएटेड पार्ट्स हैव टेकन आफ्टर ब्लूम टू मैच्योरिटी। जो फ्रूट सेटिंग होती है, ये क्या होती है? ओवेरी और उससे संबंधित जो भी भाग होते हैं, मतलब पुष्प के जो भाग रहते हैं ओवेरी से संबंधित, उनकी प्रारंभिक वृद्धि होती है जो मैच्योरिटी तक लेकर जाती है, मतलब ब्लूम से मैच्योरिटी तक लेकर जाती है। मतलब पुष्पन, जब पुष्प खिलता है, उसे मैच्योरिटी तक लेके जाने वाली जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो फ्रूट सेटिंग कहलाती है। मतलब जैसे ही इसमें अपने फूल खिला, एंथेसिस हुआ। ठीक है, एंथेसिस के बाद उसमें क्या हुआ कि पोलिनेशन हुआ। पोलिनेशन के बाद उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, जिसको फ्रूट सेटिंग कहा जाता है। ठीक है, अब फ्रूटफुलनेस क्या होती है? इट इज़ द स्टेज ऑफ द प्लांट when it is not only capable of flowering and fruiting but also taking these fruits to maturity, and the inability to do so is unfruitfulness or barrenness. पौधे की एक आप ऐसी अवस्था कह सकते हो जब वो न केवल फूल और फल लगे, मतलब उस पर फल बेयरिंग हो, उनके ऊपर फलन हो, साथ में इन फलों को वो मैच्योरिटी तक लेकर जाए, मतलब उसमें मैच्योरिटी तक वो लगे रहे फल पौधे के ऊपर। ऐसी अवस्था पौधे की फ्रूटफुलनेस कहलाती है, फलन कहलाती है। और ऐसा न कर पाना वो ही अफलन कहलाएगा, जहाँ उसका बांझपन कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, द इनएबिलिटी ऑफ ए प्लांट not only to produce fruit but also to develop viable seed is known as sterility or infertility. All fertile plants are fruitful but not all fruit plants are fertile. जो इनफर्टिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी से मतलब होता है कि जो फल वृक्ष है, ठीक है, वो एक तो ना तो वो अकेले फल प्रोड्यूस करे, मतलब उसमें ऐसी इनएबिलिटी होना,
ठीक है, कि उसमें काबिलियत का न होना कि वो एक तो फल विकसित कर सके, या फिर जो वो वाइबल बीज पैदा न कर पाए। वाइबल से मतलब जीवन क्षम, जिनको उगाया जाए या बोया जाए तो वो उगे, जर्मिनेशन वाले बीज जिनमें जर्मिनेशन हो सके, ऐसे बीज पैदा न कर पाना स्टेरिलिटी कहलाता है। ठीक है, स्टेरिलिटी या फिर इनफर्टिलिटी कहलाता है। अनउर्वरता कह लो, एक तरीके से बांझपन कह लो। ठीक है, बांझपन होता है। ऑल फर्टाइल प्लांट्स आर फ्रूटफुल, जो सारे के सारे फर्टाइल पौधे होते हैं वो सारे के सारे फ्रूटफुल होते हैं, मतलब उनमें फलन होता है। जितने भी फर्टाइल उर्वर पौधे होते हैं उनमें फलन होता है। बट नॉट ऑल फ्रूट प्लांट्स आर फर्टाइल, मतलब जबकि जितने भी पौधे फर्टाइल होते हैं वो फलन देते हैं, जबकि जितनों में भी फलन होता है, जहाँ जो भी कह लो कि सारे के सारे फ्रूट प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे फर्टाइल नहीं होते। उनमें पार्थेनोकार्पिक तरीके से भी सीड डेवलप होता है, यानी कि ये कह लो कि पार्थेनिक कार्पिक तरीके से उसमें फल विकसित होता है, जिसमें जो बीज होते हैं वो वाइबल नहीं होते, नॉन वाइबल बीज पैदा होते हैं उनके अंदर। जैसे उनमें पोलिनेशन नहीं होता, जहाँ कह लो कि उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ फ्रूटफुलनेस। सेल्फ फ्रूटफुलनेस क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू मैच्योर फ्रूट आफ्टर सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, सेल्फ फ्रूटफुलनेस मतलब आत्म फलन कह लो, कि अपने आप ही उसमें फलन होना। ये होता है कि सेल्फ पोलिनेशन के बाद जो पौधा है एक तो सेल्फ पोलिनेशन करे, उसके बाद फ्रूट को मैच्योर होने तक वो उसके ऊपर लगे, मतलब उसमें एबिलिटी हो कि वो पौधा सेल्फ पोलिनेशन के बाद फलों को मैच्योर कर पाए। ये एबिलिटी उसकी सेल्फ फ्रूटफुलनेस कहलाती है। ठीक है, मतलब सेल्फ पोलिनेशन मतलब पौधा पूरा का पूरा बायसेक्सुअल होना चाहिए, उसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाने चाहिए, जहाँ एक ही फूल के अंदर दोनों ऑर्गन होने चाहिए, परफेक्ट फ्लावर होने चाहिए। वो कंडीशन सेल्फ फ्रूटफुलनेस कहलाती है। फिर है कॉजेज ऑफ अनफ्रूटफुलनेस। कॉजेज मतलब कारण क्या होते हैं अफलन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने आज कर रहे हैं, और इसमें से काफ़ी बड़ा क्वेश्चन जो 15 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से वो कवर करते हैं। देयर कैन बी मैनी रीजंस फॉर दिस प्रॉब्लम एंड दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इसके लिए बहुत से कारण या समस्याएं हैं, रीजंस हैं, इस समस्या के लिए बहुत से कारण हैं। उनको दो बड़ी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहला है इंटरनल फैक्टर, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स यानी कि आंतरिक कारक, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी कारक। इंटरनल फैक्टर नेक्स्ट, पहले अपने उसको इंटरनल फैक्टर को कवर करते हैं। इंटरनल फैक्टर दे हैव फर्दर बीन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज। जो इंटरनल फैक्टर होते हैं, आंतरिक कारक होते हैं, उनको आगे फिर तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज, दूसरा है जेनेटिक इन्फ्लुएंस, तीसरा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज मतलब विकासवादी जो उस पौधे की प्रवृत्तियां हैं, मोनोसियस डायोसियस रिलेटेड। इसके अलावा जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो उसके अनुवांशिक प्रभाव कह लो। ठीक है, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स शारीरिक जो कारक होते हैं वो भी इंटरनल फैक्टर के अंदर आ जाते हैं। जैसे पहला है इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज, इसमें मोनोसियस जो पौधों का नेचर होता है, मतलब अपने पढ़ रहे हैं अफलन कि पौधों में फल क्यों नहीं लगते, किस कारण से पौधा अफलन की स्थिति में आ जाता है, अपने ये चीज़ पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ना कि अपने मोनोसियस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोनोसियस क्या होता है? मोनोसियस पौधे का नेचर होता है। कभी कभी क्या होता है कि मोनोसियस के अंदर मेल और फीमेल जो होते हैं अच्छे पोलिनेटर्स ना होने के कारण इनका क्रॉस नहीं हो पाता, क्योंकि जब मोनोसियस प्लांट है तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन के लिए अगर जो परागणकारी कीट होते हैं या कोई किसी भी माध्यम से उसमें पोलिनेशन हो रहा है वो कारक ना होगा तो आपका ऑर्चार्ड अफलन की स्थिति में आ जाएगा। मोनोसियस से ये रिलेटेड है। ठीक है, डायोसियस का भी यही होता है, मोनोसियस का भी यही होता है। तो अपने इनको वैसे इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज जो है विकासवादी प्रवृत्ति उनके अंदर अपने इसको रखते हैं। तो मोनोसियस नेचर से क्या मतलब है? ए प्लांट विद स्टेमन्स एंड कार्पल्स इन डिफरेंट फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट इज मोनोसियस। स्टेमन्स और कार्पल्स दोनों के दोनों एक ही पौधे के ऊपर अलग अलग जगह पे होना, जहाँ कह लो कि अलग अलग फूल के अंदर होना, सेम प्लांट के अंदर, मोनोसियस कहलाता है। एग्जाम्पल इसके अंदर कोकोनट नारियल है, एरेका नट है,
ठीक है, सुपारी, पैकन नट है, कैप्री फिग है, इसके अलावा हैज़ल नट है। इनके अंदर ये मोनोसियस नेचर के होते हैं। इन मोनोसियस फ्रूट प्लांट्स इन जनरल देयर इज नो और वेरी लिटिल प्रॉब्लम ऑफ पॉलिनेशन, फ्रूट सेटिंग एंड फ्रूटफुलनेस। जो मोनोसियस प्लांट होते हैं जनरली, जो सामान्यतः इनमें ना तो कोई ऐसी समस्या होती है, जहाँ तो कह लो कि जहाँ तो समस्या होती ही नहीं, जब बहुत ही कम समस्या होती है, जहाँ तो पोलिनेशन की समस्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि पोलिनेशन हो गया तो उसके बाद तो फल बनना ही बनना है, पोलिनेशन में दिक्कत नहीं आती। ना ही इनमें बहुत ही कम रहती है फ्रूट सेटिंग के अंदर समस्या, और फलन के अंदर भी कोई खास समस्या नहीं आती, बहुत ही कम होती, क्योंकि मोनोसियस है। इसमें मेल और फीमेल फ्लोवर एक ही पौधे पे पाए जा रहे हैं। बस अपने को जो प्रागणकारी कीट हैं, यानी कि पोलिनेटर्स हैं, वो इंश्योर होने चाहिए कि वो उस बाग के अंदर उपस्थित हों, उस टाइम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन ना हो कि वो भाग गए हों। जैसे बरसात का मौसम होता है, कभी कभी पोलन्स धुल जाते हैं, और मतलब उस टाइम जब पोलिनेशन होना होता है उस टाइम बरसात आ जाती है, और ढंग से पोलिनेशन नहीं हो पाता क्योंकि प्रागणकारी कीट भाग जाते हैं और पोलन भी धुल जाते हैं, और आपका ऑर्चार्ड पूरा का पूरा उसमें चला जाता है। ठीक है, तो मोनोसियस नेचर के कारण कई बार हो जाता है। फिर सेकंड है डायोसियस नेचर। डायोसियस नेचर भी समझते होंगे, मेल और फीमेल पौधे ही अलग अलग होना, मतलब मेल फ्लोवर जो प्रोड्यूस करता है पौधा वो अलग हो, फीमेल फ्लोवर प्रोड्यूस करने वाला पौधा अलग हो। प्लांट्स विच बियर मेल एंड फीमेल फ्लोवर ऑन डिफरेंट प्लांट्स आर नोन एज डायोसियस। पौधे जो मेल और फीमेल फ्लोवर अलग अलग पौधे पे प्रोड्यूस करते हैं, वो पौधे डायोसियस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपको पता ही है, पपीता, इसके अलावा खंजूर है, स्ट्रॉबेरी है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं डायोसियस के। मतलब डायोसियस में भी क्रॉस पोलिनेशन होता है। अब इसके लिए अपने क्या होगा कि एक तो प्रागणकारी कीट भी चाहिए, इसके अलावा पोलिनाइजर वैरायटियां भी इंश्योर होनी चाहिए, मतलब पोलिनाइजर भी होने चाहिए और पोलिनेटर दोनों ही उपस्थित होने चाहिए। कहने का मतलब, अगर कभी कभी क्या होता है कि वही कंडीशन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है तो पोलन धुल जाते हैं, क्योंकि इसमें भी क्रॉस होता है डायोसियस के अंदर भी। ठीक है, इसके लिए टू इंश्योर गुड फ्रूट सेट रिटेंशन ऑफ ए फ्यू स्टेमिनेट ट्रीज 9:1 इज एसेंशियल एज पोलिनाइजर। इसके लिए भी अच्छे फल सेट के लिए क्या होता है कि अच्छे स्टेमिनेट प्लांट्स, जो मेल प्लांट कह लो कि उसका 9 फीमेल पौधों पे एक मेल पौधा होना एज ए पोलिनाइजर होना बहुत ज़रूरी है। इंश्योर होना चाहिए कि भाई इससे क्या होता है कि पोलिनेशन की जो आपकी दिक्कत है वो नहीं होगी। ये काफ़ी रहता है, एक 9 पौधों के ऊपर एक मेल पौधा काफ़ी रहता है, जैसे आपका डेट पाम है, पपाया है, इसके अंदर। नेक्स्ट है हिट्रोस्टाइली। हिट्रोस्टाइली कह लो जो स्टाइल है, ठीक है, तो उसकी जो लंबाई अलग अलग होती है। कई बार एक कंडीशन इन ए फ्लोवर वेयर द लेंथ ऑफ द स्टाइल रिलेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लोवर वेरीज अमंग फ्लोवर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। मतलब ये कंडीशन होती है कि जो स्टाइल की लेंथ होती है दूसरे पौधे के फूलों के भागों की तुलना में अलग अलग होती है, अलग अलग प्लांट्स के अंदर। इन दिस केस द स्टाइल ऑफ सम फ्लावर इज शॉर्ट विद लॉन्ग फिलामेंट्स। क्या होता है कि कुछ फूल के अंदर जो स्टाइल की लंबाई होती है वो कम होती है, और उसमें जो फिलामेंट्स कह लो, जब मेल पुतंतु होते हैं, मेल पुंकेसर वाले पुतंतु होते हैं, वो लंबे होते हैं। मतलब आपकी स्टाइल की जो लंबाई होती है वो कम होती है, ठीक है, और फिलामेंट लंबे लंबे होते हैं। और कभी कंडीशन इसकी उल्टी होती है, जस्ट उल्टी होती है कि जो आपकी स्टाइल है वो लंबी होती है और फिलामेंट्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, दस द स्टाइल एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट हाइट्स प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। इसीलिए जो स्टाइल और स्टिग्मा की अलग अलग ऊंचाई होती है वो सेल्फ पोलिनेशन को रोकती है, मतलब सेल्फ पोलिनेशन होने नहीं देती। अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि ब्रिंजल है, बैंगन के अंदर 4 सेक्स फॉर्म पाई जाती हैं, 4 सेक्स फॉर्म्स होती हैं। जैसे उसमें एक तो लॉन्ग स्टाइल्ड होते हैं फ्लोवर, जिसमें स्टाइल लंबा होता है, तो इसमें तो फ्रूट सेटिंग होती है। दूसरा होता है मीडियम स्टाइल्ड, जो बराबर होती है बिल्कुल आपके मेल और मतलब वृत्तिका की जो ऊंचाई होती है वो पुंकेसर जो रहते हैं, परागकण रहते हैं, उनके बराबर रहती है, इनमें भी फ्रूट सेटिंग होती है। एक होती है शॉर्ट स्टाइल्ड। शॉर्ट स्टाइल के अंदर वो उनसे कवर रहती है, तो इनमें बहुत ही कम फ्रूट सेटिंग होती है। ऐसी जिनके स्टाइल बहुत छोटी होती है ना, उनमें फ्रूट सेटिंग कम होती है। दूसरे में तो क्रॉस हो जाता है पर इसमें क्रॉस नहीं होता। मतलब दूसरे ऐसे नहीं कि इसमें क्रॉस नहीं होता, क्रॉस होता है, पर इसमें छोटी होने के कारण क्रॉस हो नहीं पाता, मतलब दिक्कत आती है। एक होती है सीडो शॉर्ट, इसके अंदर चौथी कंडीशन,
उसमें भी फ्लोवरिंग में दिक्कत आती है, ठीक है, मतलब सॉरी फ्रूटिंग के अंदर, फ्रूट सेटिंग के अंदर दिक्कत आती है, मतलब पोलिनेशन हो नहीं पाता ढंग से। तो इस टाइप से हेटेरोस्टाइली जो कंडीशन है वो भी कभी कभी अफलन की स्थिति ला सकती है। फिर है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी होता है भिन्न काल परिपक्वता, अलग अलग समय पे फल वृक्षों का पकना। जैसे मान लो कि उसमें जो कोई जैसे मोनोसियस नेचर के कोई प्लांट होते हैं, मोनोसियस में क्या होता है कि जहाँ फिर खंजूर के अंदर ही मान लो, डेट पाम के अंदर भी कई बार ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि उसमें जो मेल फूल वाला नर होता है, वो पुष्प जो क्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो पहले निकले आता है, ठीक है। अभी तक क्या होता है कि दूसरे जो उसके फीमेल फ्लावर्स वाले पौधे होते हैं उनके ऊपर अभी पुष्प आए ही नहीं होते, तो उसको पहले प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, फिर हाथ से हैंड पोलिनेशन होता है, जहाँ फिर कोई अलग किस्म के पौधों को एज ए पोलिनाइजर यूज करना पड़ता है। एक इस किस्म के अंदर कई बार ऐसी दिक्कत देखने को मिल जाती है, ठीक है। व्हेन द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी पीरियड डज नॉट कंसाइड विद द पोलन वाइबिलिटी इन मोनोसियस प्लांट इज नोन एज डाइचोगैमी। कभी कभी क्या होता है कि जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी का पीरियड होता है, मतलब स्टिग्मा जब रिसेप्टिव हुई उसी टाइम पोलन की जो वाइबिलिटी है वो अलग अलग होती है, ये कंडीशन डाइकोगैमी कहलाती है, मतलब दोनों अलग अलग समय पे परिपक्व होते हैं। सेल्फ पोलिनेशन इज प्रिवेंटेड इन परफेक्ट फ्लावर प्लांट्स ड्यू टू डिफरेंट मैच्योरेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन है वो परफेक्ट फ्लावर्स के अंदर भी कभी कभी डिफरेंट मैच्योरेशन के कारण प्रिवेंट होता है। मतलब ये मान लो कि उसमें मेल फ्लावर बाद में मैच्योर होगा, जहाँ फिर फीमेल बाद में मैच्योर होगा, और जो पुंकेसर हैं वो पहले ब्रस्ट हो जाएंगे, पहले ही फट जाएंगे परागकोश, और उसमें से परागकण बिखरने स्टार्ट हो जाएंगे, और अभी तक स्टिग्मा, उसी फ्लावर की स्टिग्मा भी रिसेप्टिव नहीं हुई। ऐसी कई बार कंडीशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। इफ़ द स्टेमन्स राइपन बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, अगर स्टेमन्स जो होते हैं वो पहले रिसेप्टिव हो जाते हैं, जहाँ कह लो कि पहले मैच्योर हो जाते हैं कि स्टिग्मा अभी तक रिसेप्टिव नहीं हुई, मतलब मेल पार्ट पौधे का पहले मैच्योर हो जाता है, अभी स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुई है, द फ्लोवर नोन एज प्रोटोएंड्रस, ठीक है। एंड्रोसियम जो भाग है वो पहले मैच्योर हो गया, इसका मतलब मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, तो इस कंडीशन को प्रोटेंड्रस कहते हैं। मतलब स्टेमन्स पहले राइप हो गए और स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं हुई, तो प्रोटेंड्रस कंडीशन। अगर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर द स्टेमन्स प्रोड्यूस वाइबल पोलन, मतलब स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाती है, मतलब स्टिग्मा तो पहले मैच्योर हो गई और अभी तक पोलन अभी वाइबल नहीं है, मतलब उसमें से पोलन निकलने स्टार्ट ही नहीं हुए, तो ये कंडीशन प्रोटोगाइनस कहलाती है। जब प्रोटोगाइनस, जब गाइनोसियम भाग जो पहले मैच्योर हो जाता है वो कहा जाता है कि गाइनोसियम पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटोगाइनस, ठीक है। और एंड्रोसियम पहले का मैच्योर हुआ मतलब मेल पार्ट, तो प्रोटेंड्रस, ठीक है। फिर है अबोर्टिव फ्लावर्स और अबोर्टेड पिस्टल और ओव्यूल्स। अबोर्टिव मतलब उनका कह लो कि अबॉर्शन हुआ, ठीक है, फूल का अबॉर्शन हो जाना, जहाँ फिर जो पिस्टल हैं वो अबोर्टेड हो, जहाँ फिर ओव्यूल्स हैं वो भी। इफ इट अकर्स इन द पिस्टल एंड स्टिग्मा ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लावर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर टू ऑफ द फ्रूट सेट। जनरली जो पिस्टल होता है पौधे का, जहाँ फिर स्टिग्मा होती है, मतलब फीमेल पार्ट और स्टिग्मा जो वृत्तिका अगर होती है उसके अंदर, बहुत से फूलों के अंदर ऐसा घटना होती है, और ये फल सेट के अंदर फेलियर को कह लो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई फल सेट नहीं होंगे आपके, इसके कारण फल सेट नहीं होते। मतलब कह लो कि कुछ एक घटना है जो फीमेल पार्ट होता है पौधे का, फूल का, ठीक है, जैसे स्टिग्मा है जहाँ पिस्टिल है, उसके अंदर ऐसी घटना होती है बहुत सी फूलों की स्पीसीज, बहुत से फूलों की प्रजातियों के अंदर, जो कि फल सेट के अंदर फेलियर को इंडिकेट करती है कि मतलब उसके कारण फल नहीं लगते। अबॉर्शन ऑफ पार्शियली डेवलप्ड फ्लावर बड इज कॉमन, मतलब जो कह लो कि आंशिक रूप से जो विकसित कह लो फ्लावर बड होती है, फूल की कली होती है, उसका गर्भपात हो जाना एक आम सी बात है कि भाई उसका गर्भपात हो गया, ठीक है। मतलब फूल अभी पोलिनेशन हो गया, पोलिनेशन के बाद जहाँ तो उसी टाइम फूल गिर जाएगा, जहाँ फिर पोलिनेशन के बाद वो बीजाण तक पहुँच जाएगा और उसके बाद अबॉर्शन, गर्भपात हो जाएगा और जो आपका फूल है वो गिर जाएगा। Establishment and maturation of two sexes depend on the degradation of two well-formed sex cells। जो establishment है, स्थापन कह लो, और उसके बाद उसका मैच्योर होना,
ठीक है। ये ज़्यादातर डिपेंड करता है दो सेक्स का, मतलब दो सेक्स से मतलब मेल और फीमेल के, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होता है, दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो उस समय इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट होना, मतलब इनका स्थापन होना और उसके बाद उन दोनों का मैच्योर होना जनरली डिपेंड क्या करता है कि जो सेक्स सेल्स हैं वो अच्छी वेल फॉर्म्ड हैं, अच्छी विकसित, मतलब कह लो कि अच्छी विकसित हैं, और उनका डिग्रेडेशन पे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो अपघटित, एक कह लो कि एक तरीके से विघटित होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। एनी इंटरफेरेंस विद देयर डेवलपमेंट एंड functioning may result in sterility or unfruitfulness. Such condition can be observed in some grape varieties and tomato varieties. उनके जो कार्य विकास होता है और उनकी जो कार्यात्मक कह लो, जो उनका जो कार्य होता है उसके अंदर कोई भी इंटर हस्तक्षेप, जहाँ किसी भी चीज़ का कोई हस्तक्षेप हो जाता है जिसके कारण बांझपन आ जाता है, कह लो कि बांझपन ही कह लो, क्योंकि जहाँ अबॉर्शन कह लो, अबॉर्शन हो जाता है इनके अंदर, अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाए, मतलब कहाँ जहाँ पे पोलन ट्यूब बनना, पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन के बाद कोई थोड़ी सी भी फ्लोवर के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, कोई न्यूट्रिएंट स्टेटस चेंज हो जाता है या कुछ भी होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो जो पोलन ट्यूब बननी होती है, जो जर्मिनेट होना होता है, वो हो नहीं पाता और फूल नीचे गिर जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। जहाँ फिर वो बनने के बाद पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है उनकी फंक्शनिंग के और उनके विकास के अंदर, तो उसके कारण भी कई बार क्या होता है कि अबॉर्शन हो जाता है, जिसके कारण स्टेरिलिटी हो जाती है, बांझपन आ जाता है जहाँ कह लो, और जहाँ फिर कह लो कि अफलन की स्थिति में आपका बाग आ जाएगा, मतलब फूल बने थे, फूल ऐसा नहीं कि फूल नहीं बने थे, पर फल नहीं सेट हुए उसके ऊपर। ऐसी कंडीशन कभी कभी आपको अंगूर की कुछ किस्मों के अंदर, या फिर जो टमाटर की कुछ किस्में उसमें देखने को मिल जाती है। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन। ये कह लो कि पोलन का वाइबल न होना, जहाँ कह लो कि पोलन जो है नपुंसक होना, ठीक है। नपुंसक होना मतलब वो काम लायक न होना, वाइबल न होना। मैनी ग्रेप वैरायटीज प्रोड्यूस नॉन वाइबल और इम्पोर्टेंट पोलन आल्दो दे अपीयर एज परफेक्ट फ्लोवर। जो बहुत सी अंगूर की ऐसी ऐसी किस्में हैं जो नॉन वाइबल कह लो, मतलब जो पोलिनेशन नहीं कर कर पाते, जहाँ पोलिनेशन करने में असक्षम होते हैं, ऐसे पोलन जहाँ कह लो कि जो नपुंसक पोलन पैदा करती हैं, जिसके कारण वो वैसे तो सॉरी देखने में वो हमेशा ज़्यादातर परफेक्ट फ्लोवर जैसे ही दिखाई देते हैं, मतलब उनमें पोलन आपको दिखेंगे कि आपको लगेगा कि इसमें तो मेल पार्ट विकसित, अच्छा विकसित है, पर ऐसा नहीं होता, वो नॉन वाइबल होते हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पोलन्स होते हैं, मतलब कार्यक्षम नहीं होते। स्टिलिटी इन ग्रेप वैरायटीज इज द रिजल्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पोलन। और अंगूर के अंदर जो बांझपन है, स्टिलिटी है, वो जनरली इम्पोर्टेंट पोलन के कारण होती है, जो नपुंसक पोलन होते हैं उनके कारण होती है। स्टिलिटी स्ट्राइल पोलन इन द ग्रेप रिजल्ट from degeneration process in the generative nucleus or arrested development period to mitosis in the microspore nucleus. Its J.H. Halley peach, Washington navel oranges, and Tahiti lime are also common found. अंगूर में जो नपुंसक पराग है वो उत्पन्न तब होते हैं, अधपतन जो प्रक्रियाएं होती हैं, जब फिर माइक्रोस्पोर नाभिक में समसूत्री जो विभाजन से पहले जो विकास कभी कभी क्या होता है कि रुक जाता है, उसके कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जेएच हले जो पीच है, जेएच हले पीच की जो वैरायटी है उसके अंदर, इसके अलावा वाशिंगटन नेवल जो ऑरेंज की किस्म है, जहाँ टेहटी लाइम, इसमें ये कॉमनली पाया जाता है, मतलब कह लो कि ऐसे ही कंडीशन इनमें पाई जाती है। फिर है जेनेटिक इन्फ्लुएंस, सेकंड अपना, ठीक है, वो थी इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज। फिर है जेनेटिक इन्फ्लुएंस। सेल्फ स्टेरिलिटी इज ए कॉमन is a condition that is determined by genetic inheritance but can develop in a favorable environment. सेल्फ स्टेरिलिटी है जो स्व बांध कह लो, एक अपने आप उनका स्टाइल होना एक कंडीशन है, जो कि जो उनकी विरासत से कह लो कि आनुवांशिक जो विरासत होती है उससे उनको मिलती है, और ये जो फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन होती है उसमें भी विकसित होती है, ठीक है। मतलब सेल्फ स्टेरिलिटी एक ऐसी कंडीशन है, सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब स्वबाध्यता कह लो कि स्वबंध्य होना, उसका सेल्फ इनकम्पेबिलिटी जैसी कंडीशन होती है, कि ये कंडीशन क्या होती है कि एक जेनेटिक इनहेरिटेंस है, मतलब
अनुवांशिक विरासत, मतलब कह लो कि वंशागत चलती रहती है, एक वंश से दूसरे वंश के अंदर इनहेरिटेट होती रहती है, वंशागत रहती है, ठीक है, मतलब जो इनके पेरेंट के अंदर थी और वही उसकी संतति में पाई जाती है, ऐसी होती है। और हमेशा जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एनवायरमेंटल होता है, ठीक है, उनके अंदर भी ये डेवलप होती है, विकसित होती है, मतलब ये विकसित हो सकती है कहने का मतलब। इसके बाद सेल्फ स्टेरिलिटी अफेक्ट इट्स ऑफस्प्रिंग्स एज वेल एज हाइब्रिड्स। जो सेल्फ स्टेरिलिटी है ये उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, संततियां होती हैं, जहाँ उसके जो संकर होते हैं उनको भी प्रभावित करती है। जेनेटिक इन्फ्लुएंस से मतलब है उनमें सेल्फ स्टेरिलिटी अगर किसी पेरेंट के अंदर है तो उसकी संततियों में भी पाई जाएगी, वो वंशागत रहती है, ठीक है। फिर है स्टेरिलिटी, इसी के अंदर स्टेरिलिटी एंड अनफ्रूटफुलनेस ड्यू टू हेरिडिटी, संकरता के कारण उसमें बांझपन आना या अफलन की स्थिति आना। स्टेरिलिटी एंड फेलियर ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिलिटी होना मतलब बंध्या होना, जहाँ कह लो कि बांझ होना, जहाँ कह लो कि फेलियर होना, फलन न होना, ये ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि संकरता के कारण भी होती है। संकर जो होते हैं उनके जो क्रॉस करा के उसके बाद नई किस्म तैयार करते हैं, उनमें उनके कारण भी होती है। जनरली वाइडर द क्रॉस द हायर द लेवल ऑफ स्टेरिलिटी, जितना कह लो कि क्रॉस जितना दूर का होगा, जितने ज़्यादा दूर के रिश्तेदार होंगे उनका क्रॉस कराया जाएगा, उनमें स्टेरिलिटी जो है, ठीक है, कह लो कि बंध्यता, जहाँ कह लो कि एक तरीके की स्टेरिलिटी कि भाई दोनों मिलाप ना हो पाएगा उनका, जब अगर अपने उसमें पुष्प बनेंगे उनके अंदर क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे, जहाँ उनके जो पुष्प होंगे वो उतने ज़्यादा स्ट्राइल होंगे, मतलब दोनों का कह लो कि मेल और फीमेल दोनों क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा दूर का क्रॉस होगा उतनी ज़्यादा डिग्री में उनमें स्टेरिलिटी पाई जाती है। द क्रॉस बिटवीन पीच एंड प्लम हैज़ एन अबाउंडेंस ऑफ फ्लावर बट विदाउट द पिस्टल विद डिस्ट्रॉयड स्टेमन्स। जो जो क्रॉस है पीच और प्लम का, पीच अलग चीज़ है और प्लम अलग चीज़ है। पीच समझते होगे, ठीक है, आड़ू, और प्लम आलू बुखारा। वैसे तो रोजेसी फैमिली के हैं दोनों के दोनों, ठीक है, एक ही जीनस के आते हैं, पर इनमें क्रॉस थोड़ा अलग हो जाता है। ये दोनों ही प्रजातियां अलग अलग हैं, इनके अंदर क्रॉस कराया जाता है। तो इनसे जो क्रॉस से जो इनके जो कह लो कि क्रॉस से जो हाइब्रिड बनेगा, ठीक है, हाइब्रिड बनेगा, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल पैदा करता है। मतलब ऐसे नहीं कि उसमें फ्लोवरिंग ही नहीं होती, उसमें पुष्पन होता है, पर उसमें जो पिस्टल होते हैं, स्त्री केसर होता है, और जहाँ फिर स्टेमन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉयड होते हैं, मतलब कह लो कि विकृत होते हैं, एक तरीके के सही नहीं होते, फंक्शनल नहीं होते, ठीक है। मतलब क्रॉस दोनों का हो गया, क्रॉस करके अपने एक नया कह लो कि एक बच्चा पैदा कर लिया, इन दोनों का क्रॉस करके एक हाइब्रिड पैदा कर लिया। हाइब्रिड के अंदर फूल तो बहुत आएंगे उस हाइब्रिड के अंदर, ठीक है, पर उसके अंदर जो मेल और फीमेल फूल के भाग होते हैं वो विकृत होंगे, ठीक है। उसके बाद ये हाइब्रिड बिटवीन ए पियर एंड क्वींस वाज सीडलेस। ऐसे ही पियर और क्वींस के अंदर अगर अपने एक हाइब्रिड तैयार करते हैं वो भी बीज रहित होता है, मतलब उसमें भी बीज नहीं बनता। मोस्ट सिट्रेंस, जो ज़्यादातर सिट्रेंस है क्रॉस बिटवीन स्वीट ऑरेंज एंड सिट्रस ट्राइफोलिएट डू नॉट प्रोड्यूस एनी फर्टाइल फीमेल गेमिट्स। इन दोनों के बीच में भी जो क्रॉस बनता है वो भी फर्टाइल जो मादा जुग्मक होते हैं वो पैदा नहीं करता, मतलब उसमें भी सिट्रेंज में भी ये दिक्कत रहती है। इसके अलावा सीडलेसनेस इज मोस्ट वेराइटीज ऑफ बनाना एंड पाइनएप्पल इज ड्यू टू द हेरिडिटी नेचर ऑफ देयर एंसेस्टर्स। जो केला है, अनानास है, इसके अंदर भी जो बीज रहितता है, मतलब उसमें बीज नहीं बनते, केले के अंदर भी और अनानास के अंदर भी, वो ज़्यादातर उनकी जो उनके जो पेरेंट थे या पैतृक थे उनके हाइब्रिड नेचर के कारण है, भाई उनमें उनके कारण उसमें बीज नहीं बनते। फिर है इनकम्पेबिलिटी, ठीक है, जिसको अपने कह सकते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, सेल्फ अनफ्रूटफुलनेस एंड सेल्फ स्टेरिलिटी ड्यू टू इनकम्पेबिलिटी बिटवीन पोलन्स एंड ओव्यूल्स ऑफ द सेम प्लांट और सेम वैरायटी आर वन ऑफ द कॉमन कॉजेज। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी आपने पढ़ी हुई है। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या होती है? स्व अनिश्चयता, मतलब अपने आप, जैसे एक ही पौधे के ऊपर दो मेल और फीमेल, मान लो कि जहाँ एक ही पौधे के, जहाँ एक ही प्रजाति के मेल और फीमेल वो क्रॉस करने में असक्षम होते हैं, मतलब अगर उनके पोलन उसी की वृत्तिका पर घिर जाता है तो वो कह लो कि उनमें संलयन नहीं होता, वो दोनों मिलते नहीं हैं,
ठीक है, पोलिनेशन नहीं होता। उसके लिए अलग से पोलिनाइज़र की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो पोलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, इनकम्पेबिलिटी से मतलब, और दोनों के दोनों सेल्फ इनकम्पेबिलिटी के अंदर दोनों के दोनों मतलब मेल और फीमेल दोनों के दोनों वाइबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल वाइबल नहीं है इसके कारण क्रॉस नहीं हो पा रहा, वाइबल होते हैं दोनों के दोनों पर क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, पोलन एंड ओव्यूल्स आर फर्टाइल बट दे फेल टू इफेक्ट कॉन्जुगेशन। पोलन जो होते हैं और बीजांड होते हैं, दोनों के दोनों उर्वर होते हैं, मतलब दोनों के दोनों कार्यक्षम होते हैं, परंतु वो जो संयुग्मन की क्रिया होती है, मतलब दोनों का मिलना हो नहीं पाता, उसमें फेल हो जाते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबल वैरायटीज इन एप्पल, पियर, प्लम एंड आंवला रिक्वायर अदर पोलिनेटिंग वैरायटीज फॉर फ्रूट सेटिंग। जो सेल्फ इनकम्पेटिबल वैरायटीज हैं, स्व निषेचीय वैरायटी हैं सेब की, नाशपाती की, आलू बुखारा और आंवले की, उनको अलग से पोलिनाइजर वैरायटी की आवश्यकता होती है फल सेट करने के लिए। ठीक है, मतलब अलग से पोलिनाइजर लगाए जाते हैं जो सेल्फ इनकम्पेटिबल वैरायटियाँ होती हैं इनकी। ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन सम मैंगो वैरायटीज लाइक लंगड़ा, दशहरी एंड चौसा। और सेल्फ इनकम्पेबिलिटी कुछ आम की किस्मों में भी पाई जाती है, जैसे लंगड़ा है, दशहरी है, चौसा। इसमें जैसे बॉम्बे ग्रीन एक अच्छी पोलिनाइजिंग वैरायटी है, उनको लगाया जाता है, प्लांट किया जाता है, जिससे कि आपकी पोलिनेशन की प्रोसेस पूरी हो और फ्रूट सेटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट सेटिंग हो। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो है फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, शारीरिक कह लो कि प्रभाव या शारीरिक जो कारक हैं वो। इसमें पहला है स्लो पोलन ट्यूब ग्रोथ। स्लो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब रिजल्ट इन अनफ्रूटफुलनेस। कभी कभी क्या होता है कि पोलिनेशन हो जाता है, पोलिनेशन के बाद पोलन जर्मिनेट होता है वृत्तिका के ऊपर। ठीक है, उसके बाद वो जो स्टाइल रहता है उसके अंदर ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। अब स्टाइल के अंदर ग्रोथ की कभी कभी क्या होता है, जो परागकण होता है वो बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है, पोलन ट्यूब बहुत ही स्लो बनती है उसके अंदर। इससे क्या होता है कि टाइम तक वो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता और फूल नीचे गिर जाता है, पहले ही उससे नीचे गिर जाता है स्लो होने के कारण। ठीक है, देयर इज ए डिफरेंस इन द ग्रोथ रेट ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेटेड एप्पल, पियर, चेरीज एंड सम सिट्रस फ्रूट्स। जो ग्रोथ रेट होती है पोलन ट्यूब की वो अलग अलग पाई जाती है, मतलब उनमें डिफरेंस रहता है। जो कुछ तो सेल्फ स्वपरागित, या फिर जो कुछ क्रॉस परागित जो फसलें हैं, जहाँ कह लो कि पर परागित सेब की और नाशपाती और चेरी और कुछ नींबू की फलों के अंदर जो उसकी किस्में हैं उनके अंदर, दिस कैन बी कंसीडर्ड ए टाइप ऑफ इनकम्पेबिलिटी ड्यू टू केमिटो कीमो सॉरी कीमोट्रोपिक और हार्मोन इफेक्ट। मतलब उनमें एक कीमोट्रोपिक जो कह लो, या फिर एक तरीके की हार्मोन इफेक्ट के कारण मतलब एक इनकम्पेबिलिटी है, मतलब कुछ किस्मों में पाई जाती है कि उसकी जो मतलब पोलिनेशन हो जाता है पर पोलन ट्यूब बहुत ही स्लो ग्रोथ कर रही होती है, जो कि किसी हार्मोन के कारण वो इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाती, मतलब उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, जो ऐसे हार्मोन्स वो होते हैं वो कीमोट्रोपिक कहलाते हैं। ठीक है, furthermore, fertilization must occur within a short period of time, failing which abscission will take place at the base of the style or ovary pedicel and the fruit is not set. Furthermore, इसके बाद फर्टिलाइजेशन कुछ समय के अंदर, अगर कम से कम समय के अंदर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फेल हो जाता है, मतलब आपका फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता, जिसके कारण जो एब्सेशन उसी जगह पे जो पुष्प लगा हुआ होता है, जहाँ स्टाइल का एंड होता है वहाँ पे, ठीक है, बेस के ऊपर, जहाँ कह लो कि जो ओवेरी के नीचे जो पेडंकल डंठल लगा हुआ होता है वहाँ पे एब्सेशन हो जाता है। एब्सेशन मतलब एब्सिसिक लेयर बन जाती है और फल, जहाँ फूल जो लगा हुआ रहता है वो गिर जाता है, झड़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण फल सेट नहीं होता, फल की स्थापना नहीं होती। फिर है प्री मैच्योर और डिले पोलिनेशन। प्री मैच्योर मतलब मैच्योरिटी से पहले ही पोलिनेशन हो जाना। कभी कभी क्या होता है कि जो वृत्तिका अगर है, फूल खिल गया, उसके ऊपर पहले ही पोलन गिर जाता है, अभी तक बीजांड रेडी नहीं हुए होते कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। या फिर कभी कभी क्या होता है पोलिनेशन बाद में होता है, उस टाइम तक स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी होती है वो खत्म हो चुकी होती है, पोलन तो गिरते हैं, पोलिनेशन होता है पर पोलिनेशन बाद में होता है।
ठीक है, मतलब एंथेसिस का भी एक टाइम होता है, कुछ घंटे, कुछ किसी किसी के अंदर 2 दिन का, किसी अंदर 2-3 घंटे का, किसी के अंदर 4 घंटे का, मतलब अलग अलग टाइम होता है। तो वो उसके बाद पोलन गिरते हैं, इसके कारण भी। प्री मैच्योर और डिले पोलिनेशन डज नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। प्री मैच्योर पहले परिपक्वता से या फिर बाद में पोलिनेशन होना, इससे फल विकसित नहीं होते। टोबैको फ्लावर्स आर ससेप्टिबल टू डैमेज फ्रॉम प्री मैच्योर पोलिनेशन। टोबैको जो है, तंबाकू के फूल होते हैं, बहुत ज़्यादा कह लो कि संवेदनशील होते हैं और प्री मैच्योर पोलिनेशन से, मतलब अगर उनके ऊपर पहले मैच्योरेशन से फूल खिले हुए हैं, उसके ऊपर पोलन गिर जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा वो डैमेज हो जाते हैं फूल। ठीक है, व्हेन मैच्योर पोलन ग्रेन्स आर अटैच टू द इमैच्योर पिस्टल। जब जो मैच्योर पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन तो मैच्योर हैं, ठीक है, वो उड़ के, या कह लो किसी कैरियर के थ्रू वृत्तिकार पर कह लो, या फिर उस स्त्री केसर के ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जर्मिनेट भी हो जाते हैं। दे जर्मिनेट, एंटर द स्टाइल, वो स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब बना के घुस भी जाते हैं। एंटर द ओव्यूल, ओव्यूल जो बिजांड होता है उसके अंदर भी एंटर कर जाते हैं। एंड फ्लावर ड्रॉप इफ द ओव्यूल इज नॉट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो फूल होता है वो गिर जाता है, क्योंकि जो ओव्यूल उसके अंदर बिजांड है, ठीक है, ओव्यूल तक तो पहुंच गए, ओवेरी में तो घुस गए, ठीक है, ओव्यूल अभी रेडी नहीं है कि वो निषेचन कर पाए, तो इसके कारण फूल गिर जाता है। इस जैसे परसिमोन, पियर, प्लम एंड पीचेस शो लो फ्रूट सेट ड्यू टू प्री मैच्योर पोलिनेशन। ऐसे ही जैसे टोबैको के अंदर बताया था, वैसे ही प्री मैच्योर पोलिनेशन से परसिमोन है, पियर है, प्लम है, पीच है, ये भी कह लो कि फ्रूट सेट नहीं होता, इनमें भी नहीं होता। Similarly, delay in pollination causes the flowers to drop without stopping. ऐसे ही अगर डिले होता है पोलिनेशन, जिसके कारण भी ड्रॉप हो जाता है जो आपका फूल है, ठीक है, बिना किसी रुके हुए, ये कह लो कि अब मान लो कि फूल गिरने वाला है, उसको पता लग गया कि अब मेरा टाइम खत्म होने वाला है, उसका जो रिसेप्टिविटी है स्टिग्मा की खत्म हो चुकी है, उसके बाद फूल तो अभी तो लगा हुआ है, पर उसके ऊपर पोलन गिर गए, पर वो इसका वेट नहीं करेगा कि वो पोलिनेशन होगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फल मैं वापस से चिपक जाऊंगा। वो तो गिर जाएगा बस कि भाई उसके ऊपर पोलिनेशन बाद में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता उस चीज़ का। ठीक है, डिले पोलिनेशन फॉर 1 to 2 days डिड नॉट अफेक्ट द फ्रूट सेट। डिले पोलिनेशन मतलब 1 से 2 दिन तक अगर पोलिनेशन डिले होता है, मतलब कह लो कि नहीं होता, 1-2 दिन बाद में होता है, ठीक है, डिले हो जाता है, तो फ्रूट सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाउएवर सम स्पीसीज में प्रोड्यूस पोली एम्ब्रियोनिक सीड विद फर्दर डिले। पर मतलब ये है कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अपने पोलिनेशन 1-2 दिन तक डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, तो इसका कुछ स्पीसीज के अंदर फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता है कि उसमें पोली एम्ब्रियोनिक बीज पैदा हो जाते हैं, मतलब उसमें जो बिजांड हैं वो तो एक कह लो कि एक तरीके के न्यूक्लियर जो उसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं उनसे क्रॉस करके तैयार हो जाता है। ठीक है, पोली एम्ब्रियोनिक बीज पैदा हो जाते हैं, एक ही बीज के अंदर 2-2, 3-3 भ्रूण पैदा हो जाते हैं, कहने का मतलब एक बीज के अंदर। ऐसे बहुत सी स्पीसीज के अंदर ऐसा होता है अगर डिले पोलिनेशन होता है, उस डिले पोलिनेशन के कारण दूसरी बार पोलिनेशन कह लो, जहाँ एक तरीके से कह लो कि बाद में जो पोलिनेशन होता है, क्योंकि बीज तो पहले वाले से ही बन गए थे, उसके बाद दूसरी वाली से पोलिनेशन से भी हो जाता है। फिर है न्यूट्रिटिव कंडीशन ऑफ प्लांट्स। द nutrient status of a plant just before or shortly after flowering is an important factor that determines the percentage of flower being set and carried to maturity. जो न्यूट्रिशनल कंडीशन है पौधे की, मतलब उसमें न्यूट्रेंट कितनी मात्रा में है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये कितनी मात्रा में, ये पौधे के जब फ्लोवरिंग से कह लो कि जस्ट बिफोर एंड शॉर्ट आफ्टर फ्लोवरिंग, मतलब फ्लोवर से कुछ टाइम पहले और उसके कुछ समय तक बाद तक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है, जो कि कितने फल सेट होंगे और उसके बाद मैच्योरिटी तक पहुंचेंगे, इसको डिटरमाइन करता है, उसको निर्धारित करता है कि भाई कितने फल फ्रूट सेटिंग होगी और उसके बाद कितने फलों की मैच्योरिटी तक वो पहुंचेंगे। मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो पौधे के अंदर न्यूट्रेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में है, प्रोटीन या कुछ ऐसे ही उसके अंदर कितने हैं,
ठीक है। दिस कैन अफेक्ट पोलन वाइबिलिटी और द फर्टिलिटी ऑफ पिस्टिल्स, और ये पौधे के जो पोलन की वाइबिलिटी होती है, ठीक है, जीवन क्षमता पोलन की, उसको, और जो फर्टिलिटी उर्वरता है पिस्टिल की, उसको प्रभावित करते हैं। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन विट्स वाइनिफेरा इज ए कॉमन कॉज ऑफ फ्लावर ड्रॉप्स। कार्बोहाइड्रेट की कमी अंगूर के अंदर, विटस वाइनिफेरा अंगूर के अंदर, ठीक है, एक बहुत ही कॉमन कारण है फलों के गिरने का, सॉरी फूलों के गिरने का, ठीक है। कई बार फ्लावर ड्रॉप हो जाता है, विक्टस अंगूर के अंदर देखने को मिलता है, तो फ्लावर ड्रॉप का एक बहुत ही कॉमन कारण है। द लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ग्रीन हाउस ग्रोन टोमेटोज रिजल्ट इन ए अबोर्ट ऑफ फ्लोवरिंग एंड अल्टीमेटली द प्लांट्स डज नॉट बियर फ्रूट्स। इसके अलावा ग्रीन हाउस के अंदर उगने वाले जो टोमेटोज हैं, उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स की कई बार कमी आ जाती है, जिसके कारण जो फ्लोवरिंग है वो अबोर्टिव हो जाती है, मतलब अबोर्शन हो जाता है, ठीक है, गर्भपात हो जाता है फ्लावर का, और जिसके कारण फल पौधे के ऊपर फलन नहीं होता ग्रीन हाउस के अंदर उगाने वाले टमाटर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दो और हैं, इफेक्ट ऑन पोलन वाइबिलिटी, न्यूट्रिशन स्टेटस का क्या फ़र्क पड़ता है, पोलन इफेक्ट ऑन पोलन वाइबिलिटी के ऊपर क्या होता है कि पोलन की जो जीवन क्षमता है, देयर इज ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ पोलन कलेक्टेड फ्रॉम ओल्डर एप्पल ट्रीज एंड स्ट्रॉन्गर यंग ट्री ऑफ द सेम वैरायटी, ठीक है। पोलन की वाइबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, जो एक तो यंग पौधे से पोलन कलेक्ट किए जाएं, जिसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो यंग पौधा है, अभी उसमें बहुत कुछ है, उससे, और जो कह लो कि जो पुराना पौधा है, ओल्डर प्लांट है, उसके जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर सिग्निफिकेंस डिफरेंस होता है। जो ओल्डर ट्री होता है, ठीक है, उसके जो पोलेंस होते हैं वो इतने ज़्यादा वाइबल नहीं होते, जबकि जो यंग और स्ट्रॉन्ग ट्री होता है उसके पोलन ज़्यादा वाइबल होते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिएंट स्टेटस उसका अच्छा होता है। ऐसे ही इफेक्ट ऑन डिफेक्टिवनेस ऑफ पिस्टिल, इफेक्ट जब कह लो कि जो पिस्टिल है उसके डिफेक्टिवनेस पे ऊपर क्या फ़र्क है, ड्यू टू एक्सेसिव फ्रूटिंग ऑफ ट्रीज, ड्राइनेस और लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोयल, द डिफेक्टिव पिस्टिल्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सेसिव फ्रूटिंग्स ऑफ ट्रीज। मतलब कभी कभी क्या होता है कि पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फलन होता है, इसके अलावा कह लो कि ड्राइनेस, पानी की कमी हो जाना, या फिर कह लो कि लैक ऑफ न्यूट्रेंट इन द सोयल, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रेंट्स हैं उनकी कमी होना, या फिर इसके कारण जो पिस्टिल्स होता है वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस होता है, मतलब अगली जो फसल होगी, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा फलन हुआ एक साल, भारी फलन के कारण अगले साल जो पिस्टिल डेवलप होंगे, फ्लोवर डेवलप होंगे, वो डिफेक्टिव होंगे, मेल पार्ट उस सॉरी फीमेल पार्ट जो होगा उसका इस तरीके से होगा, वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस करेगा। एक्सेसिव फ्रूटिंग वीकन द प्लांट फ्रूट ट्री एंड एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्शन इन द कमिंग सीजन्स, ठीक है। वही चीज़, एक्सेसिव फ्रूटिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जो पौधे को कमज़ोर कर देता है, और उसके जो पोलन्स होते हैं, सॉरी पोलन्स नहीं, जो इसका इस तरीके से होता है उसको अगले साल प्रभावित करता है, जहाँ कह लो कि फलन को प्रभावित करता है। एक क्लोज एसोसिएशन हैज़ बीन रिपोर्टेड बिन डिफेक्टिव पिस्टिल एंड अनफ्रूटफुलनेस इन अमेरिकन पाम्स, सॉरी प्लम्स, ठीक है। ये बहुत ही कह लो कि एक नज़दीकी रिपोर्टेड एक पिस्टिल और उसके अंदर ए फलन के अंदर और डिफेक्टिव पिस्टिल के अंदर प्लम के, अमेरिकन प्लम के अंदर एक कह लो कि एसोसिएशन है, पाया गया था, रिपोर्ट किया गया था, देखा गया था, ठीक है, कि भाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा फलन हुआ, जिसके कारण जो उसका पिस्टिल था वो डिफेक्टिव हुआ, और उसके कारण ए फलन की समस्या आ गई, ठीक है। Fruit setting of flowers in different positions. In many fruits, there is more competition among fruits produced at the terminal growth under normal nutritional conditions, which are fruit set and mature, but fruit set is low. बहुत से फ्रूट्स हैं, बहुत से फल वृक्ष हैं जिनमें मतलब कंपटीशन होता है कि जो टर्मिनल ग्रोथ होती है, मतलब कह लो कि पौधे का जो टर्मिनल भाग होता है, शीर्ष कह लो एक तरीके का, जहाँ पे पौधे की शाखाएं खत्म हो जाती हैं उसके आगे, ठीक है, उस भाग पे जो भी फूल बनते हैं, नॉर्मल न्यूट्रिशनल कंडीशन के अंदर उनमें फ्रूट सेट भी होता है, पर जो फ्रूट सेट होता है और मैच्योर होता है वो बहुत ही कम होता है।
मतलब जो टर्मिनल भाग पे फल लगते हैं बहुत ही कम लगते हैं, और अंदर की साइड फल वृक्ष के जो फल होते हैं वो ज़्यादा होता है। द पोजिशनल कंपटीशन जो है टेक्स प्लेस बिटवीन फ्रूट्स एंड ब्रांचेज एज वेल एज बिटवीन डिफरेंट फ्रूट्स विच इन्फ्लुएंस अनफ्रूटफुलनेस। जो पोजिशनल कंपटीशन है मतलब उनकी जो जगह के हिसाब से उनके अंदर जो प्रतिस्पर्धा होती है फलों के बीच में भी होती है। दो फल हैं जो एक बाहर की साइड लगे हुए हैं, एक अंदर की साइड है, जहाँ उनकी जो शाखाएं हैं बाहर की साइड शाखाओं की तुलना में अंदर की साइड की जो शाखाएं हैं, जहाँ फिर जो दो डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर वो अनफ्रूटफुलनेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्पर, मतलब जो स्ट्रॉन्ग स्पर्स होते हैं, स्पर होती हैं जो फ्रूटिंग शाखाएं होती हैं जिन पे फलन होता है, ऐसी शाखाएं स्पर कहलाती हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक स्पर्स, जो उसकी कमजोर कह लो कि शाखाएं हैं और जो उसकी मजबूत शाखाएं हैं वो। द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्पर इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद फ्रूट सेट इन एप्पल्स। जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है स्पर का, मतलब स्पर जो होती हैं फल बड़ी, मैंने कहा था कि जो जिन पे फलन आता है, ऐसी जो सेब की जो शाखाएं हैं वो कह लो कि बहुत ही पॉजिटिवली कोरिलेटेड होती हैं। मतलब जितना ज़्यादा न्यूट्रिशनल स्टेटस ज़्यादा अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे उस शाखा के अंदर, उतने ज़्यादा उसमें फ्रूट सेट होगा सेब के अंदर। स्पर ऑन विग्रस लिम्स ब्रांचेज विद लार्ज लीव्स प्रोड्यूस मोर फ्रूट देन वीक ब्रांचेज। जो स्पर बहुत ही ज़्यादा ओजस्वी होते हैं, जहाँ कह लो कि जो शाखाएं बहुत ज़्यादा ओजस्वी होती हैं और बड़े बड़े पत्ते प्रोड्यूस करती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फ्रूट्स लगते हैं एज कम्पेयर टू जो वीक शाखाएं या कमज़ोर शाखाएं होती हैं उनकी तुलना में। ठीक है। मोर फ्लोवर्स इवेंचुअली लीड्स टू मोर फ्रूट सेट। अगर ज़्यादा फ्लोवर आते हैं तो इसके कारण ज़्यादा फ्रूट सेट होता है। एंड मोर फ्लोवर आर यूजली प्रोड्यूस्ड ऑन स्ट्रॉन्गर ब्रांचेज, और ज़्यादा जो फूल हैं वो मजबूत शाखाओं के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। मतलब जो मजबूत शाखाएं होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा फूल बनते हैं, और ज़्यादा फूल बनते हैं तो ज़्यादा फूल सेट होते हैं। सिमिलरली ओनली सिंगल फ्लावर्स bear fruit and mature into fruit, and most of the flower produced in cluster drop down। ऐसे ही जो सिंगल फूल लगते हैं, एकल फूल लगते हैं, मतलब सिंगल सिंगल कई वृक्षों के अंदर फूल लगते हैं, वो तो मैच्योर होते हैं, मतलब वो फ्रूट भी बियर होते हैं, उनमें फ्रूट सेटिंग भी होती है और मैच्योर भी होते हैं। और जो क्लस्टर के अंदर एक गुच्छे के अंदर फूल हो लगते हैं, मतलब 3-4 फूल एक साथ लग गए, तो उनमें से ज़्यादातर जो फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं। ठीक है। क्लस्टर के अंदर, गुच्छे के अंदर जिनके भी लगते हैं वो ज़्यादातर गिर जाते हैं, और सिंगल फूल जो लगा हुआ रहता है किसी पौधे के ऊपर, सिंगल सिंगल फूल आए हैं दूर दूर, तो उनमें फ्रूट सेटिंग होती है। रिंगिंग और ग्रिडलिंग आल्सो एक्यूमुलेट्स एन एडिशनल स्टॉक ऑफ फूड मटेरियल विच लीड्स टू फ्रूट सेट एंड डेवलपमेंट पार्थेनोकार्पिकली। रिंगिंग और ग्रिडलिंग, ठीक है, एक रिंग के आकार की शाल को हटा देना, आप इसको जो अपना प्रूनिंग का जो भाग है उसमें अपने पढ़ लेना, रिंगिंग क्या होती है, ग्रिडलिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। तो रिंगिंग और ग्रिडलिंग क्या होती है, इसके कारण जो एडिशनल फूड का स्टॉक पैदा हो जाता है पौधे के अंदर, क्योंकि ये क्या होता है कि अपने जो फूड ऊपर रिजर्व होना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूट सेटिंग भी होगी आपकी, और फल जो होंगे वो पार्थेनोकार्पिकली विकसित हो जाएंगे। ठीक है। पार्थेनोकार्पिली मतलब बीज रहित फल पैदा हो जाएंगे आपके। फिर है एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल बाह्य कारक। ठीक है। न्यूट्रिएंट सप्लाई इन सम फैमिलीज सच एज ग्रेमिनी, क्रूसीफेरी एंड लेगुमिनेसी, स्टेरिलिटी इज यूजुअली ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशनल और ओवर फीडिंग। बहुत सी फैमिलीज कुल हैं उनकी, जैसे ग्रेमिनी है, क्रूसीफेरी है, ब्रेसिकेसी जिसको कह देते हैं, जहाँ फिर लेगुमिनेसी है। ठीक है। इनके अंदर जो स्टेरिलिटी है जनरली वो ज़्यादा खाने के कारण, कह लो कि ओवर फीडिंग के कारण होती है। मतलब अपनी मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने खाद या उर्वरक दे देते हैं, वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं पौधे, उसके कारण उनमें स्टेरिलिटी आ जाती है, उसके कारण उनमें फलन नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा जोनाथन एप्पल बिकम सेल्फ स्ट्राइल इन रिच सोयल। जो जोनाथन एप्पल की वैरायटी है वो सेल्फ स्ट्राइल होती है, मतलब अपने आप उनमें पोलिनेशन नहीं होता, जहाँ पे अच्छी भरपूर रिच मिट्टी होती है जिसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में कह लो कि न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसके अंदर तो वो सेल्फ स्ट्राइल होती है। सेल्फ फर्टाइल इन न्यूट्रिशनल पुअर सॉइल, और सेल्फ फर्टाइल मतलब अपने आप ही उनमें पोलिनेशन भी हो जाता है जहाँ पे मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। मतलब ज़्यादा न्यूट्रिएंट देने से
फल सेट नहीं होते। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा न्यूट्रेंट देने के कारण, ओवर फीडिंग के कारण पौधे के वो स्ट्राइल हो जाते हैं पौधे, और उनमें फ्रूट सेटिंग नहीं होती। जैसे अभी जोनाथन एप्पल की जो किस्म है, इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा न्यूट्रेंट मिट्टी के अंदर है, तो वहाँ तो ये सेल्फ स्ट्राइल रहती है। मतलब इसमें अलग से आपको पोलिनाइज़र जरूर लगाने पड़ेंगे, पोलिनाइजिंग वैरायटी लगानी पड़ेगी, उसके कारण उससे पोलिनेशन होगा। और जहाँ पे न्यूट्रेंट की कमी रहती है, पुअर सोयल होती है, वहाँ पे ये सेल्फ फर्टाइल होती है, अपने आप ही इसमें पोलिनेशन भी होता है और फल सेट भी होते हैं। हाई फर्टिलिटी लेवल आर यूजली एसोसिएटेड विद गुड पिस्टल डेवलपमेंट एंड लो लेवल विद वीक पिस्टल एंड गुड स्टेमन्स इन ग्रेप्स। जो हाई फर्टिलिटी लेवल है, मतलब कह लो कि अच्छी उर्वरता कह लो, जहाँ अधिक उर्वर लेवल जो है, ठीक है, मिट्टी का, वो ज़्यादातर अच्छे जो स्त्री केसर के विकास के लिए, विकास से संबंधित होता है। मतलब अच्छा विकास होगा स्त्री केसर का अगर अच्छी फर्टाइल मिट्टी है तो। और लो लेवल जहाँ पे होगा, वहाँ पे जो पिस्टल होगा उसका विकास अच्छा नहीं होगा, जो फीमेल पार्ट रहता है ना स्त्री केसर, उसका विकास अच्छा नहीं होता। और गुड स्टेमन्स इन ग्रेप्स, इसके अलावा जो ग्रेप्स के अंदर अच्छे स्टेमन्स विकसित होते हैं, मतलब लो फर्टिलिटी लेवल के अंदर। लो फर्टिलिटी इन ऑलिव्स लीड्स टू पार्शियल और कंप्लीट डिजनरेशन ऑफ द पिस्टल। लो फर्टिलिटी ओलिव्स के अंदर क्या होती है कि इसके कारण कह लो कि एक आंशिक कह लो, जहाँ पूर्णतया कह लो डी जनरेशन हो जाता है पिस्टिल का, मतलब पिस्टिल अधपतन हो जाता है, पिस्टिल खराब हो जाता है, कहने का मतलब है, ठीक है। प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग, एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर जो पहला तो न्यूट्रेंट्स जो मिट्टी के अंदर अपने खाद उर्वरक दे रहे हैं, वो भी प्रभावित करते हैं अफलन को, ठीक है। ज़्यादा कई बार ले लेते हैं, पौधे स्ट्राइल हो जाते हैं, इसके कारण उनमें फलन नहीं होता। और कम होते हैं तो भी दिक्कत होती है कि उसका जो पिस्टल है वो अच्छी विकास नहीं करता, इसके कारण अफलन हो जाता है। फिर उसके प्रूनिंग और ट्रेनिंग, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर है प्रूनिंग और ट्रेनिंग। प्रूनिंग प्रोड्यूस मोर ट्रू हर्माफ्रोडाइट कंडीशंस इन द ग्रेप वैरायटीज होप। जो प्रूनिंग है वो ज़्यादा हर्माफ्रोडाइट कंडीशंस पैदा करती है, मतलब उसमें परफेक्ट फ्लोवर ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। होप जो अंगूर की किस्म है उसके अंदर अगर अपने पौधे की रेगुलर प्रूनिंग करते रहते हैं तो, इफ प्रूनिंग इज नॉट डन, अगर प्रूनिंग नहीं की जाती, द वैरायटीज रिमेन स्ट्राइल एंड प्रोड्यूस अबॉर्टेड पिस्टल्स। अगर उसमें प्रूनिंग नहीं की जाती तो जो किस्म है वो स्ट्राइल रह जाती है, और जो पिस्टल प्रोड्यूस करती है, स्त्री कैसे प्रोड्यूस करती है, वो अबॉर्टेड होते हैं, मतलब उसमें अबॉर्शन हो जाता है, वो कह लो कि उसकी फंक्शनिंग कह लो, या उसकी जो डेवलपमेंट में कोई ना कोई माल फंक्शन होता है जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या अबॉर्टेड हो जाती है। इसके अलावा लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब जगह है, जो चुनाव जगह होता है ना उसका। ए जोनाथन एप्पल दैट इज स्टाइल एट वन लोकेशन एंड मे बी सेल्फ फर्टाइल एट अनदर। जो सेब की जोनाथन किस्म है, एक जगह के ऊपर तो ये स्टाइल होती है, ठीक है, और दूसरी जगह पे जाते ही, चेंज होते ही उसकी जो कंडीशन है जगह की, वहाँ पे ये सेल्फ फर्टाइल हो जाती है। मतलब लोकेलिटी के कारण भी कई बार किस्में सेल्फ फर्टाइल या सेल्फ स्टाइल होती हैं। वैसे तो लोकेलिटी से और भी आप लिख सकते हो इसके अंदर, जैसे मान लो कि सेब है, ठीक है, एप्पल टेम्परेट रीजन का है फल वृक्ष, अपने उसको ट्रॉपिकल के अंदर लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब लोकेलिटी चेंज कर दें उसकी, तो भी तो वो प्रोडक्शन नहीं देता, क्योंकि अपने उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे। कारण भले ही कुछ भी हो, पर लोकेलिटी तो चेंज हुई उसकी के कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है सीजन। द हाइब्रिड ग्रेप्स आदर्श इज सेल्फ इम्पोर्टेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन बट बिकम सेल्फ पोटेंट लेटर। जो ग्रेप्स की हाइब्रिड किस्म है आदर्श, वो पहले तो सेल्फ इम्पोर्टेंट होती है, बिगिनिंग के समय तो इम्पोर्टेंट होती है, मतलब कह लो कि उनमें पोलिनेशन नहीं होता, एक तरीके से नपुंसक होती है, और बाद में वो सेल्फ पोटेंट हो जाती है, मतलब उसमें पोलिनेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ड्राइज अप द स्टिग्मा सिक्रेशन एट द फ्लोवरिंग एंड इनिबिट पोलिनेशन। टेम्परेचर क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है जिसके कारण जो स्टिग्मा होती है उसके ऊपर एक फ्लूइड या कह लो एक लिक्विड या एक चिपचिपा सा पदार्थ लगा हुआ रहता है, जो सूख जाता है ज़्यादा टेम्परेचर के कारण, जिसके कारण जो पोलिनेशन है वो इनहिबिट हो जाता है, मतलब पोलिनेशन हो नहीं पाता। टोमेटो वैराइटीज ग्रोन एट हाई टेम्परेचर डू नॉट प्रोड्यूस एनी फ्रूट।
जो टमाटर की किस्में हैं बहुत ज़्यादा तापमान के अंदर उगाई जाती हैं, वो फल पैदा नहीं करती, इसी कारण से पैदा नहीं करती, उनका जो स्टिग्मा सेक्रेशंस है वो ड्राई हो जाता है। इसके अलावा लाइट का क्या फ़र्क पड़ता है अनफ्रूटफुलनेस के ऊपर। एक्सपोजर ऑफ स्ट्रॉबेरी प्लांट्स टू लॉन्ग लाइट पीरियड कॉज द डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन्स एंड पिस्टल्स इन द फ्लावर। एक्सपोजर ऑफ स्ट्रॉबेरी प्लांट्स टू लॉन्ग लाइट पीरियड, मतलब स्ट्रॉबेरी को अगर लंबे दीप्ति काल के अंदर रखा जाता है, जहाँ कह लो कि लंबे लाइट प्रकाश अवधि में रखते हैं, तो इसके कारण उसमें स्टेमन्स और पिस्टल जो होते हैं फ्लावर के अंदर उनका विकास होता है, वो विकसित हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा पेस्ट एंड डिजीजेज, मैंगो हॉपर, पाउडरी मिल्ड्यू एक्सेट्रा एडवर्सली इफेक्ट फ्रूट सेट एंड डेवलपमेंट इन मैंगो एंड ग्रेप्स। मैंगो हॉपर है आम का, ठीक है, आम के अंदर मैंगो हॉपर है, या फिर पाउडरी मिल्ड्यू, या बहुत सी और भी बीमारियां हैं, वो भी जो अफलन की समस्या है उसको बहुत ही कह दो कि प्रभावित करती हैं। अगर कोई फल वृक्ष है उसमें फ्लोवरिंग आ रखी है और उसी टाइम उसमें कोई बीमारी या कोई कीट अटैक कर देता है, तो आपका जो ऑर्चार्ड है उसके सारे फल गिर जाएंगे। ठीक है, तो वो अफलन की स्थिति में आ जाता है। इसके अलावा स्प्रेइंग व्हेन द ट्री इन आर इन ब्लूम्स, दैट इज एट द टाइम ऑफ फ्लोवरिंग रिड्यूस द सेटिंग ऑफ फ्रूट्स। कभी कभी क्या होता है, कुछ ना कुछ अपने जैसे कोई फंजीसाइड का छिड़काव कर दिया, कभी कभी कोई हार्मोन का छिड़काव कर दिया, कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दिया, जब पौधा ब्लूमिंग के ऊपर है, उसमें पुष्पन हो रहा है, तो इसके कारण भी आपका जो फ्रूट सेटिंग है कभी कभी वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम होता है, फल सेट नहीं हो पाते। सम फंजीसाइड्स हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन पोलन ग्रेन्स, कुछ फंजीसाइड्स हैं, कवकनाशी हैं, जो पोलन ग्रेन्स के ऊपर उनकी इनहिबिटरी इफेक्ट पैदा करते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं, मतलब उनको ख़त्म करने का काम करते हैं। दैट इज एट 200 टू 1000 ppm कॉपर फंजीसाइड इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एट द स्टिग्मा। जो कॉपर फंजीसाइड्स हैं वो जर्मिनेशन जो है पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर उसको रोक देते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्टेप्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनफ्रूटफुलनेस, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इस समस्या को मतलब रोकने के लिए काम में आते हैं, उबरने के लिए काम में लिए जाते हैं कि भाई अनफ्रूटफुलनेस ना हो ऑर्चार्ड के अंदर। पहला है क्रॉप एंड वैरायटी शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक एंड सोयल कंडीशन ऑफ द हॉर्टिकल्चर साइट। जो आपकी हॉर्टिकल्चरल साइट है जहाँ पे आप फल वृक्ष लगा रहे हो, ठीक है, उसकी जो क्लाइमेटिक और सोयल कंडीशन है उसके हिसाब से आपको किस्म का चुनाव करना है। मैंने जैसे कहा था कि एप्पल अपने एरिया के अंदर नहीं लगता, लगाने की कोशिश करते हैं तो नहीं लगता, अपने चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, तो अपने जो एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है तो उस हिसाब से, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से अपने को किस्म का चुनाव करना है। हो सकता है एप्पल की कोई ऐसी किस्म हो जिसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट कम हो और अपनी मिट्टी के लिए भी सूटेबल हो, तो उस किस्म का चुनाव करना चाहिए, ना कि वहाँ पे जो सबसे अच्छी किस्म है, सबसे महंगा फल जिसका है, रेड डिलीशियस है या ग्रीन स्मिथ है, उस किस्म को अपने लाके यहाँ उगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो उसमें असफल होते हैं। फिर है देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेड फॉर एरिया प्रोन टू विंड डैमेज। जो विंड ब्रेक्स हैं या फिर शेल्टर बेल्ट हैं, मतलब वायुव्रति कह देते हैं, पौधे जो आपका औरचार लगा हो उसके एक साइड, जिस साइड से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आंधियाँ आती हैं, उस साइड, उस डायरेक्शन के अंदर वायुव्रति लगानी चाहिए, मतलब पौधों की, बड़े बड़े पेड़ों की एक लाइन के अंदर लगाने चाहिए, जिससे क्या होता है कि इससे पौधे को जो हवा के कारण, बहुत तेज़ हवा के कारण, जब बहुत ज़्यादा लू चलती है, जब ठंडी हवाएं होती हैं, उनसे वो फल वृक्षों को बचाती है, तो इसको लगाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा तीसरा है बिफोर प्लांटिंग एंड ऑर्चार्ड द सोइल शुड बी ऑप्टिमाइज्ड बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, मॉडिफायर्स, अमेंडमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन द सोइल एनालिसिस। प्लांटिंग से पहले, जैसे आपने बाग लगा रहे हैं उससे पहले मिट्टी का पहले एनालिसिस करो, उसके हिसाब से जो भी अमेंडमेंट्स आपको लगता है कि इसमें मिट्टी को सुधारने की आवश्यकता है, इसमें कोई इसमें नमक ज़्यादा है, लवण ज़्यादा है, जहाँ इसको सुधारने के लिए आपको जिप्सम डालना है, चूना डालना है, तो वो पहले ही आपको डाल देनी है। ठीक है, पहले इसको यूज़ करना है। इसके अलावा इन ऑर्डर टू अवॉइड पॉलिनेशन प्रॉब्लम ड्यू टू हिट्रोसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, सॉरी हिट्रोसेक्सुअलिटी या कह लो डाइकोगैमी, इनकम्पेबिलिटी, स्टेरिलिटी, एम्ब्रियो अबॉर्शन, हेरिडिटी एक्सेट्रा, पोलिनेटर्स शुड बी यूज्ड विद इफेक्टिव पोलिनेटिंग वैरायटीज। मतलब
अगर अपने चाहते हैं कि अपने ऐसी आपको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि मेरे जो डाइकोगेमी की समस्या है, मतलब भिन्न काल परिपक्वता है, या कोई इनकम्पेबिलिटी है उसके अंदर, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी है, या कोई उसमें स्टेरिलिटी की आपको लग रहा है, या फिर एम्ब्रियो अबॉर्शन वाली कोई दिक्कत लग रही है, या हेरिडिटी के कारण उसमें आपको लगता है कि स्टेरिलिटी होगी, तो इसके लिए अपने बाग के अंदर जो मधुमक्खियाँ या फिर बीज पोलिनेटर्स हैं, कारक हैं, वो वहाँ पे अपने को अरेंज करने हैं। साथ में पोलिनेटिंग वैरायटियाँ भी लगानी है, जिससे कि पोलिनेशन जो है वो कंप्लीट हो सके और अपना फ्रूट सेट, मैक्सिमम फ्रूट सेट हो सके। ठीक है, पोलिनाइजिंग वैरायटियाँ भी लगानी है और पोलिनेटर्स का यूज़ करना है साथ में। फिर है टाइमली एंड appropriate amount of chemical plant regulator can affect pollen tube slow growth premature and delay pollination। एक कह लो कि समय पर और प्राप्त, जहाँ कह लो कि उपयुक्त मात्रा में जो केमिकल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, जो कि पोलन ट्यूब की स्लो ग्रोथ उसको भी कह लो कि रोकेंगे, इफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे, और जो प्री मैच्योर और डिले पोलिनेशन है इस समस्या से आपने बच सकते हैं। मतलब इस समस्या से बचने के लिए अपने केमिकल ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उनका यूज करना चाहिए। फिर है द पोलन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एजिंग कैन बी ओवरकम बाय रिप्लांटिंग और रिजुविनेटिंग ओल्ड ट्रीज। जो प्रॉब्लम आती है कि अपना पेड़ जो बाग है वो ऑर्चार्ड है, उसमें जो पेड़ लगे हुए हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, या कह लो कि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके कारण तो उससे उभरने के लिए अपने एक तो रीप्लांटिंग कर सकते हैं, दूसरी बार पौधे लगा सकते हैं उनकी जगह, जहाँ उन्हीं जो पुराने पौधे हैं उनको जो फ्रेम वर्किंग है या टॉप वर्किंग है, ऐसी ग्राफ्टिंग की विधियों से अपने उन्हीं पौधों का रिजुविनेशन कर सकते हैं। ठीक है, जीर्णोद्धारण कर सकते हैं, उन्हीं को वापस से कह लो कि फल योग्य बना सकते हैं कि वो फल दें। इसके अलावा प्रॉब्लम्स काज्ड बाय एक्सेसिव फ्रूटिंग और ओवर बियरिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय थिनिंग एट अप्रोप्रिएट लेवल। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आम के अंदर, जहाँ कई फल वृक्षों के अंदर क्या होता है, या किन्नू के अंदर भी कई बार अल्टरनेट बेयरिंग देखने को मिलती है कि एक साल तो फल बहुत ज़्यादा आते हैं, दूसरे साल फल नहीं आते। जिस साल फल बहुत ज़्यादा आते हैं, एक्सेसिव होते हैं वो, ठीक है, उनको थिनिंग करने की आवश्यकता होती है कि वो कुछ शक्ति पौधे की बच जाए, जो अगले साल पुष्पन के अंदर काम में आए, कि भाई पुष्पन वो अगले साल भी वो उतना पुष्पन आ जाए। ठीक है, तो इसको अपने एक अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर थिनिंग करने की आवश्यकता होती है कि भाई अपने उस फल वृक्ष के ऊपर जा तो कोई केमिकल जैसे 2,4-D की कुछ लाइट सी कंसंट्रेशन है, या कोई कई और भी आपके ग्रोथ रेगुलेटर हैं उनके थ्रू, या फिर कोई एक आध सिंगल पौधा है तो हाथ से अपने थिनिंग कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा फूल हैं तो उनको कुछ मात्रा में हटा दिया जाए कि उस टाइम जो फ्रूट क्रॉप का लोड है वो कम हो जाए और अगले साल भी वो फलन में आए। ठीक है, इसके अलावा इरिगेशन मैनेजमेंट विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इवेंट्स ऑफ ड्रॉट एंड वाटर लॉगिंग। इरिगेशन जो सिंचाई है उसका जो प्रबंधन है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, एक तो ड्रॉट कंडीशन के अंदर, जहाँ कह लो कि वाटर लॉगिंग कंडीशन के अंदर। ऐसे नहीं है कि पानी खेत के अंदर बहुत ही टाइम बाद दे रहे हो जिसके कारण आपके फलन नहीं हो रहा, जहाँ कह लो कि पानी इतना ज़्यादा दे दिया है कि पौधे वाटर लॉक्ड हो गए हैं और उसमें प्रॉपर एयरेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इरिगेशन मैनेजमेंट भी अच्छा कह लो कि एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके बाद प्रॉब्लम काज्ड बाय अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर्स ऑन द ट्री शुड बी मैनेज थ्रू थिनिंग एंड क्रॉप रेगुलेशन। और कभी कभी क्या होता है कि एक जैसा फूलों पूरे के पूरे पौधे के ऊपर एक जैसे फलन नहीं होता, मतलब कुछ ब्रांच पे अच्छा फलन हो रहा होता है, कुछ पे कम हो रहा होता है। इसको अपने मैनेज कर सकते हैं थिनिंग के थ्रू, मतलब उसमें से जहाँ पे ज़्यादा फलन हो रहा था उनको अपने विरलीकरण कर सकते हैं, जिससे कि पूरा पौधा एक जैसा फलन में आए। ठीक है, इसके अलावा क्रॉप रेगुलेशन के थ्रू भी, क्रॉप रेगुलेशन जहाँ फिर कह लो कि बहार ट्रीटमेंट कह देते हैं उसके कारण। फिर है मेंटेनिंग critical nutrient status in tree leaves for maximum crop production by adopting correct nutrient programs based on plant and soil analysis। मतलब ये है कि जितने फर्टिलाइज़र की उस पौधे को आवश्यकता है, ठीक है, मिट्टी और पौधे की जांच करके उसके हिसाब से उसको प्रॉपर जितने न्यूट्रेंट चाहिए उनको प्रोवाइड करने हैं, मेंटेन करना है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं देने, ओवर फीडिंग भी नहीं करवानी,
हाँ, जितने उसको ज़रूरत है उतने देना। फिर उसके अलावा क्रॉप रिक्वायरिंग रेगुलर प्रूनिंग विल हैव टू अडॉप्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप वैरायटी एंड क्लाइमेट। मतलब उस पौधे के हिसाब से, मतलब क्योंकि कुछ फसलों के अंदर प्रूनिंग नहीं की जाती, कुछ के अंदर प्रूनिंग की आवश्यकता होती है हर साल। तो वो वैरायटी के हिसाब से, क्लाइमेट जो है मौसम के हिसाब से, फसल के हिसाब से उसमें जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है प्रूनिंग की उसको अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे अपने रेगुलर उससे फ्रूटिंग ले सकें। मैनेजमेंट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस शुड बी डन थ्रू इफेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स फॉलोड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। जो डिजीज किसी पैथोजन के कारण कॉज होती है उसका मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ समन्वित कह लो, ठीक है। मतलब कुछ कल्चरल मेथड, कुछ केमिकल और कुछ बायोलॉजिकल चीज़ों को मिक्स करके उनका कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि अगर डिजीज़ ज़्यादा फैल जाती है तो आपका ऑर्चार्ड अनफ्रूटफुल की कंडीशन में आ जाएगा, अफलन की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। उनका समय के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ फ्रूट सेट ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द अल्टरनेट बेरिंग शुड बी एड्रेस्ड थ्रू द रिप्लेसमेंट ऑफ रेगुलर फ्रूटिंग वेराइटीज एंड थ्रू क्रॉप रेगुलेशन। जो कभी कभी क्या होता है कि कुछ फल वृक्षों के अंदर अल्टरनेट बेरिंग की टेंडेंसी रहती है, कि जैसे आम के अंदर अल्टरनेट बेरिंग पाई जाती है, एप्पल के अंदर है, किन्नू के अंदर है। ऐसे बहुत से फल वृक्षों के अंदर कई बार क्या अल्टरनेट बेरिंग होती है, मतलब एक साल तो उसमें फल आता है जिस उसे ऑन ईयर कहते हैं, एक साल फल नहीं आता जिसे ऑफ ईयर कहा जाता है। तो इसे अपने एक तो दो तरीक़ों से, एक तो कि अपने रेगुलर बेरिंग वैराइटीज़ हैं, जैसे आम की कुछ नीलम है, जो साउथ इंडिया के अंदर कुछ किस्में होती हैं वो ज़्यादातर रेगुलर बेरर होती हैं। तो इन किस्मों से अपने उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं कि भाई एकांतर फलन वाली किस्म ना लगा के दूसरी किस्म लगाकर। इसके अलावा आप क्रॉप रेगुलेशन के थ्रू जैसे थिनिंग कर ली, ठीक है, और जब अपने को ज़रूरत है उस समय उसकी खाद पानी देकर उसको एकदम पहले पानी रोको, फिर उसके बाद भार ट्रीटमेंट कह देते हैं, उसके थ्रू अपने हर साल फलन ले सकते हैं, मतलब अल्टरनेट बेरिंग वाली समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू।